हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलेस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए और अपना हाल चाल बताना मत भूलना। स्टोरी कैसी लग रही है इससे ज़्यादा बेहतर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हो। तो बिंदास खुलकर जियो, कोई भी प्रॉब्लम है खुलकर शेयर करो। वो क्या है ना, लोग अजनबियों से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर लेते हैं। तो बी बिंदास, बी ऑथेंटिक, टेक केयर लवलीज। तो चलिए स्टोरी पर आते। स्टोरी का नाम है कयामत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवीना और ईशा केस की तलाश में एक गांव में जाते हैं और जहां इन दोनों के बीच जिंदगी को लेकर कुछ बातें होती है। रात के 1 बजने के बाद दोनों के अंदर अब भी जैसे नींद गायब थी। पुराना पंचायत भवन गांव के बाहरी छोर पर, और दोनों ही अपने घर को छोड़ वहां के लिए निकलते हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बाहर ठंडी हवा की सिसकियां, अंदर जले हुए लकड़ी के महक और पुरानी फाइलों की धूल भरी महक मिली हुई थी। पंचायत भवन खोलते ही ईशा एक छोटी सी टॉर्च लिए पुराने लकड़ी के संदूक को देख रही थी, जबकि रवीना दीवार पर लगे टूटी अलमारियों के पीछे हाथ डालकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और तभी रवीना धीरे से कहती है, इस गांव में जितनी चीजें दबी है लगता है सब सांस लेती रहती है, बस इन्हें कोई सुन नहीं पाता। कुछ चुप्पियां किसी दिन चीख बन जाती है मैडम। अचानक रवीना की उंगलियां एक दरार में फंसती है। एक लकड़ी की चटाई सी परत हटती है और पीछे एक संदूक। ईशा अचानक से ठहर जाती है। ये क्या है? फाइलें, लेकिन इनमें कुछ नाम जाने पहचाने लग रहे हैं, रवीना ने धीरे से कहा था। वो एक फाइल उठाती है, उस पर लिखा था अनुप्रिया, RA 1979, सामाजिक निगरानी फाइल। ईशा जैसे ठहर जाती है। ईशा फुसफुसा कर कहती है, अनुप्रिया? मेरी माँ ने कभी उस नाम का जिक्र नहीं किया। रवीना पन्ने पलटती है। अनुप्रिया गांव की महिला प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्त 1978 से 1982 तक। मगर ये क्या? पन्ने में एक शिकायत दर्ज है और हस्ताक्षर S रवीना, कांस्टेबल, 16 मार्च 1980। ईशा, ये तुम इसे देखकर इतना चौंक क्यों गई? सब ठीक है ना? रवीना लंबी सांसें खींचती है। शायद। और ये रिपोर्ट अनुप्रिया के बारे में है, मनोवैज्ञानिक दखल, लड़कियों को छुपा कर रखना, और ये देखो ओंकार नाथ राजदान के सिग्नेचर बतौर संरक्षक। ईशा हैरानी से, पापा? रवीना धीरे से फाइल को पढ़ती है। संरक्षक ओंकार नाथ राजदान दिल्ली प्रशासन से विशेष अनुमति के तहत सामाजिक कार्य में नियुक्त हुए थे और उनके गतिविधि पर पूर्ण विश्वास था सरकार को। एक लंबी खामोशी पसर जाती है। मैंने यहाँ के लोगों के बीच भी तुम्हारे पापा के काफी चर्चे सुने। बेहद प्रतिष्ठित इंसान है, लोग आज भी ऐसा कहते हैं। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने काफी कुछ गंवा दिया था, जाने किसके लिए। दोनों ही बैठ जाती हैं और ईशा धीरे से, मेरे पापा मैंने बचपन से देखा है, वो हीरो हैं, इतने साल से मेरे साथ हैं, पर इस अतीत का कभी जिक्र नहीं किया। क्या वो भी? नहीं ईशा, कभी कभी अतीत का जिक्र इसलिए भी नहीं किया जाता है ताकि अपनों को सुरक्षित रखा जा सके। मैं तुम्हारे पापा पे सीधा इल्जाम नहीं लगा रही, रवीना थकी हुई आवाज में कहती है। तुम्हारे पापा क्या थे ये अब तक सवाल है, और मेरी माँ इस फाइल में क्या ढूंढ रही थी वो भी। ईशा की आंखें बंद होने लगी थी। क्या वो सब कुछ जानते थे कि अनुप्रिया कौन थी? क्या उन्होंने उसे बचाया था या फिर छिपाया था? रवीना टॉर्च बुझाते हुए, ये फाइल बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये गवाही अभी भी अधूरी है। लेट्स सी। फिलहाल अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो हम बंधक बनाए जाएंगे। इससे बेहतर है कि हमें यहाँ से निकलना होगा।
क्या बात है, तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी इन सब कामों में देखो कितनी तेज हो गई हूँ। ओ हेलो, तुम तेज नहीं हुई हो, तुम एक नंबर की डरपोक हो, ठीक है। वो तो मैं साथ हूँ, इस कारण से तुम्हारे अंदर थोड़ी साहस दिख रही है। और ईशा रवीना के पास आती है। अच्छा, तुम्हें लग रहा है तुम साथ हो इस कारण से मैं हिम्मती हूँ, वरना मैं डरपोक हूँ। हाँ ईशा, तुम डरपोक हो। अच्छा, और अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ईशा नहीं रवीना डरपोक है तो फिर मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि मैं डरपोक हूँ तो तुम मुझसे कोई भी एक बात कभी भी मनवा सकोगी। रात के 2 बज चुके थे और ये सड़क पर निकलने लगे थे। अचानक से रवीना आगे और ईशा धीरे कदमों से उसके पीछे चलती हुई पीछे से ही कहीं गुम हो जाती है। और जब रवीना पलट कर देखती है तो ईशा का कहीं नामो निशान नहीं था। पूरे सड़क सुनसान अवस्था में पड़ी थी। वो ईशा को आवाज देती है, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, फिर भी कोई आवाज नहीं। ईशा देखो, अगर ये मजाक है तो मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। तुम जानती हो मैं कैसे कैसे केस हैंडल करती हूँ, तो अभी के अभी बाहर आओ। लेकिन फिर से कोई आवाज नहीं। ईशा, मैं फाइनल वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो बाहर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी भी ईशा ने कोई नहीं की थी, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। और फिर थोड़ी दूर ढूंढने पर उसे ईशा की एक सैंडल मिलती है और उसके दिमाग में जाने कितने ख्याल उमड़ पड़ते हैं। सांसें बेतहाशा होने लगती है। माथे पर पसीने की शिकन साफ देखी जा रही थी। इतने ठंडे मौसम में भी कोई इस तरह पसीने से तरबतर था। और रवीना, कमजोर रवीना की वो हरकत सामने आ गई जिसे वो सबसे छिपा कर रखती थी। अचानक से रवीना के हाथ पांव कांपने लगे। शरीर ने जैसे ताकत को तिलांजलि दे दी थी। और आवाज जैसे चीख तो रही थी लेकिन गले से बाहर नहीं आ रही थी। दूर छिपी ईशा जब रवीना की ऐसी हालत देखती है वो दौड़ कर उसके पास आती। और रवीना घुटनों पर बैठ चुकी थी। आंखों से धड़ाधड़ आंसू बहे जा रहे थे। ईशा ने सोचा नहीं था एक नासमझ से बात को प्रूव करने के लिए वो कुछ ऐसा देख लेगी जो रवीना के पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़े कर सकता था। ईशा बस उसके सामने बैठ गई, उसे सीने से लगाया, उसके सिर को सहलाया और बस इतना ही कही, रवीना देखो मैं यहाँ हूँ ना, एक लंबी सांस लो मेरे साथ। रवीना देखो मैं हूँ ना यहाँ पर, देखो मैं बाद में माफ़ी मांग लूँगी, अभी एक लंबी सांस ले लो प्लीज़। और अपने बैग से एक बॉटल निकाल कर रवीना के होठों के पास रखती है और धीरे से उसे पानी पिलाती है। धीरे धीरे रवीना अपने होश में वापस आ चुकी थी। लेकिन वापस आई रवीना जैसे इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि उसकी वो सच्चाई ईशा के सामने आई है जिस सच्चाई को जाने कितने सालों तक उसने छिपा कर रखा था। इस कमजोरी का नाम तक नहीं लेती थी वो। गांव के सबसे ऊंची छत पर बैठे थे दोनों। चांद मानो आज रुआसा सा कर रहा था सभी तारों को। आखिर अमावस की रात थी। नीचे पहाड़ियों में कुछ झोपड़ियां और उनमें जलते बल्ब। और फिर ईशा, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या हम इस बारे में बात ना करें तो इस बेहतर होगा ईशा? क्यों तुम भाग रही हो इन बातों से? ईशा, मैंने कहा मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम इस बारे में कभी बात नहीं करोगी? ठीक है,
अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बात का जिक्र ना करूं, तो मैं इस बात का जिक्र कभी नहीं करूंगी। खुश? थैंक यू। वैसे कभी कभी लगता है हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे बड़ा झूठ दे जाते हैं, है ना? और हम उस झूठ को सच मानकर जीते रहते हैं, बस इसलिए कि वो दिल को सुकून देता है। रवीना ने इस सवाल का बखूबी जवाब दिया था। मुझे नहीं पता किस पर यकीन करूं, पापा पर या इन कागजों पर। सच हमेशा कागजों में नहीं होता ईशा, कभी कभी वो एक चुप्पी में छिपा होता है जो सालों से बोली नहीं गई हो। तुम्हें डर नहीं लगता हर बार जब एक दरवाजा खुलता है तो उसके पीछे एक और अंधेरा? आखिर इतने अंधेरे का सामना करने के बाद तुम्हारे अंदर ताकत कहाँ से आती है? डर लगता है रवीना, जिसकी तरफ देखते हुए कहती है। बहुत डर लगता है। अंधेरों का सामना करना इतना आसान नहीं है और इंसान अंधेरों का सामना करते करते ही थक जाता है। पर मैं तेज चलने की कोशिश करती हूँ और अगर थक जाती हूँ तो सुबह फिर से बूट पहन लेती हूँ, जैसे जंग नहीं सिर्फ जिंदगी निभानी हो। रवीना धीरे से ये बात कहती है और ईशा जैसे उन बातों की गहराई को बखूबी समझ पा रही थी। उन बातों में छिपी हर बात को महसूस कर पा रही थी। वैसे तुम डरी थी? हाँ, डरी थी मैं। क्यों डरी थी? इसलिए कि तुम जिस केस की तलाश में हो उसकी एक और गवाह गायब हो गई। तुम्हारे लिए हर कुछ मजाक है ना ईशा? नहीं रवीना, मैं सच में पूछ रही हूँ कि तुम क्यों डरी थी कि एक और गवाह गायब हो गई, एक और लड़की की तलाश करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसी लड़की मेरी जिम्मेदारी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? खराबी क्या है मुझ में? अच्छा क्या है तुम में? अच्छा? कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे में। हाँ है, बहुत है। और अचानक से रवीना ने ये बात कहकर ईशा की आंखों में देखा था। ओहो, तो पुलिस वाले रोमांटिक भी होते हैं? हमें तो नहीं पता था। पुलिस वाले बहुत रोमांटिक होते हैं, ये तो बस उनके पार्टनर से पूछो। तभी ईशा कहती है, तुम्हारी माँ ने इतनी बात लिखी पर तुमसे कभी कुछ बोला नहीं उन्होंने? रवीना कहती है, माँ कुछ नहीं कहती थी, वो बस अपनी आंखों से कहानियां रखती थी जो मैं आज तक नहीं पढ़ पाई। क्या तुमने कभी उन्हें माफ किया? हर बार जब आईना देखती हूँ तो कोशिश करती हूँ माफ करने की। तुम खुद को किस रूप में देखती हो रवीना? एक अफसर, एक बेटी, या कोई सवाल, एक झंझट जवाब? ईशा ने उसकी तरफ देखा। कभी लगता है जो दिखता है वो सच नहीं होता और तुम जो हो वो अभी तक दिखे नहीं हो और जो सच होता है उसे कोई देख नहीं पाता। ऐसा नहीं है, लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सामने वाला ही बार बार उन कोशिशों के आगे दीवार खड़ी कर दे तो वो चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ईशा फिर से उससे पूछती है, अगर कल सब कुछ उजागर हो गया तो क्या हम फिर से यहाँ साथ होंगे? अगर उजाले में भी साया बना रहा तो शायद, वरना साथ जरूरी क्यों होता है? ये जो सुकून है, ये सच्चाई है, यह अस्थायी? यूं ही ईशा ने ये सवाल पूछ लिया था, लेकिन रवीना कुछ देर उसे देखती रही। सुबह के 3:15 हो चुके थे और फिर अपनी घड़ी की सुइयों की ओर देखती है। शायद झूठ है, लेकिन इस वक्त के लिए काफी है। छत पर दोनों देर तक बैठे रहे। ईशा अपना सिर रवीना के कंधे पर टिकाई रही, लेकिन कोई रोमांस नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, सिर्फ सुकून। रवीना धीरे से, ये जो सुकून है ना, ये भी एक दिन चुभने लगेगा, पता है ना तुम्हें? ईशा मुस्कुराकर, पता है, पर बस आज तो रहने दो। आज इस पर अपनी नजरें मत लगाओ तो, ठीक है?
ठीक है भैया, मेरा काम तो बताना था, मैंने बता दिया। अब तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, मैं क्या कर सकती हूँ। और इसके साथ ही वो दोनों वहीं पर आंखें बंद कर जाने कब रात की आगोश में चले गए थे। गांव का छत। अगली सुबह 6:40 तक का समय बीत चुका था, लेकिन दोनों में से किसी की आंखें नहीं खुली थी। ईशा का सिर अब भी रवीना के कंधे पर था और रवीना का सिर ईशा के सिर पर। धीरे धीरे सुबह की रोशनी झांकने लगी और हल्की हवा के साथ रवीना खामोशी से उठती है। ईशा को एक नज़र देखती है और जाने कुछ उसे याद आ जाता है। वो ईशा को जगाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो वर्दी पहन रही थी। सामने की मेज पर ही वो फाइल रखी थी जिसे उन्होंने रात ढूंढ रखी थी। ईशा पीछे से उतरती है और आंखों में नींद नहीं, बस एक अनकहा भारीपन था। ईशा धीरे से, इतनी जल्दी जग गई? रवीना सपाट आवाज में, काम है, शहर भी तो लौटना है। और ईशा थोड़ी देर रुककर आखिर उसके लहजे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। शहर तो लौटना है, क्या हम साथ चलेंगे? रवीना बिना देखे, ज़रूरत नहीं। ईशा नजरें झुका लेती है। आई कैन अंडरस्टैंड, समझने की ज़रूरत नहीं, ये पर्सनल नहीं है, बस प्रोफेशनल स्पेस चाहिए। हाँ, प्रोफेशनल, वही तो सब कुछ है ना? बहुत कुछ नहीं होता है सर, जब वो कुछ नहीं होता तो। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी कि रात वो छत पर जो था वो क्या था। और रवीना अचानक से वर्दी पहनते हुए ठहर जाती है, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं। रवीना ड्राइव कर रही थी, ईशा पीछे बैठी थी, खिड़की के बाहर झांकती हुई। दोनों के बीच सिर्फ हवा थी और एक अनकहा सुर। ईशा अचानक से ही पूछ लेती है, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो? कैसा? किसी को अंदर आने देती हो और फिर दरवाज़ा बंद कर देती हो। मैं किसी को अंदर नहीं आने देती ईशा, तुम जरा आगे बढ़ गई। मैं माफ़ी मांग सकती हूँ अगर मैंने कुछ ज़्यादा महसूस कर लिया हो तो। भावनाओं के लिए माफ़ी नहीं होती, बस चुप्पियाँ होती है। और इसके साथ ही इस शहर का बोर्ड पास आ रहा था। दोनों अब अलग अलग दिशाओं में जाने को तैयार थे और बीच में ये गाड़ी ठहर गई थी। ईशा गाड़ी से उतरती है, अपना बैग पकड़ते हुए। ये रिश्ता अगर इतना ही बोझ था तो कह देती पहले ही। मैं बोझ से नहीं डरती, बस अपनी कमज़ोरी से डरती हूँ ईशा। तो मैं तुम्हारी कमज़ोरी थी? तुम शायद वो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो, और मैं किसी चीज़ को कमज़ोरी बनने दो इतना आसान नहीं है। इसलिए अब तुमसे डर लगने लगा है ऐसा नहीं कहूँगी। तुम अपनी हिफाजत करो, लेकिन हाँ, आज के बाद हम दोनों के बीच दूरी ही रहे तो बेहतर है। ज़रूरत से ज़्यादा करीब आना नुकसान दे सकता है। और इसके साथ ही ईशा गाड़ी से उतर जाती है और अगले ही पल रवीना तेज रफ्तार कार के साथ आगे बढ़ गई थी। ईशा सड़क पर अकेली खड़ी थी और इसके चेहरे पर एक अलग ही रुआसा भाव देखा जा रहा था। उसकी आंखें कहती है, अब समझ गई हूँ, जब कोई खुद को तुमसे बचा रहा हो तो तुम खुद को उससे बचा लो। यही बेहतर तरीका है जिंदगी जीने का। और इसके साथ ही वो अपने रास्ते पर निकल गई थी। गांव का गेस्ट हाउस। धीरे धीरे सुबह की रोशनी खिड़की से झांकती है और इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए थे। शहर में वापसी के साथ ही गांव का सारा इतिहास जैसे मटिया मेट हो चुका था और कैफे कॉन्टेस्ट का पिछला गार्डन एरिया। ईशा अपने स्केच बुक लिए बैठी थी। पेंसिल के हर स्ट्रोक में जैसे कुछ छूटता जा रहा था। 2 दिन हो गए थे लौटे हुए, लेकिन न रवीना ने कैफे में कदम रखा था
और न ईशा ने चाह कर भी उसका इंतजार किया था। ईशा बस अपने स्केचबुक में लगी थी, जाने क्या उकेर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब भी उल्टा दी बना रही हो बी के नाम पर। ईशा ठहर जाती है और धीरे से पीछे पलटती है। रोहित! रोहित चश्मा उतार कर वही बचपन भरी मुस्कान। हाजिर हूँ मैडम, स्कूल में नहीं जिंदगी पगडंडियों में आया हूँ। ईशा उठकर सीधे उसके गले लगती है किसी छोटे बच्चे की तरह और हंसते हुए उसे कहती है, तू तू तो अमेरिका में था ना? हाँ, और तूने तो आई एम डन विद पीपल कहकर पहाड़ों में अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों जोर से हंसते हैं और दोनों ही मानो उन पलों को याद करते हुए किसी फ्लैशबैक में खो जाते हैं। 2009 स्कूल कैंपस। रोहित और ईशा स्कूल के ग्राउंड में बैठकर पत्थरों पर ईशा एंड रोहित इज इक्वल टू नो होमवर्क पैक्ट लिखते थे और वापस वर्तमान में आते हुए ईशा उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। याद है तूने क्लास टीचर को बताया था कि तू मेरा मंगेतर है ताकि मुझे रेस में भागना ना पड़े और तू अकेले वो रेस पूरा कर ले। रोहित हंसता हुआ कहता है, हाँ, और तूने भी तो कहा था कि मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ ताकि मैथ्स में 0 मिलने पर मुझे क्लास में सिंपैथी मिल सके। ईशा उसकी बात पर हल्के से हंसती है और उसकी बाह पर चोट मारती है। तू अब भी वैसा ही है, बकवास का बादशाह है ना? रोहित हंसते हुए, और तू अब भी वही है, पगली सी एक स्केच में पूरी दुनिया बसा लेने वाली। 1 मिनट की चुप्पी और फिर नरमी पसर जाती है। रोहित धीरे से, तेरे बारे में सुना था माया की एग्जीबिशन में, फिर सोचा आ ही जाऊं। ईशा थोड़ा झिझकती है और फिर कहती है, 15 साल बाद ऐसे ही कैजुअली आ ही जाऊं विदाउट इवन ए टेक्स्ट। वाह, अच्छा तो क्या तू मेरा इंतजार कर रही थी? रोहित हल्के से मुस्कुरा कर पूछता है, और हमारे रिश्ते में कभी टेक्स्ट वाले गुण कब से थे मैडम? तो उदास होगी ये पता था, मैं आया बस एक दोस्त बन के। ईशा का चेहरा धीरे से नरम पड़ता है, आंखें भर जाती है और वो रोहित के गले लग जाती है। और बता, कोई पार्टनर मिला या नहीं? और ईशा उसकी तरफ देखती है। मुझे पार्टनर की ज़रूरत क्या है, तू है ना मेरे पास। अच्छा, मतलब ताउम्र तुझे मेरा ही खून चूसना है ना? हाँ, अगर कोई नहीं मिला तो तू तो है ही, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, और मैं कहूँ कि मुझे कोई और मिल गया है तो? हो ही नहीं सकता। तू जैसे नमूने को आखिर झेलेगा कौन? मेरे अलावा किसमें इतनी ताकत है? तभी ईशा पूछती है, वैसे सर आप आए कब तक के लिए? मैं तो फिलहाल यहाँ पर हमेशा के लिए। क्या हमेशा? वाह, अभी पार्टनर बनाना था, अभी हमेशा सुनकर ही डर गई। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि 2 महीने के लिए आया हूँ, फिर वापस लौटना है। और ईशा हाथ पकड़कर, आ तो गया है, अब भागना मत यार प्लीज। रोहित आंखें मारते हुए, अब यहाँ से तेरा नाम बदलवाए बिना तो नहीं जाऊंगा। ईशा द इंटेंस नहीं, अब ईशा द इश्कबाज बनना पड़ेगा तेरे को। ईशा हंसते हुए मुंह बनाती है और एक तकिया उसकी तरफ फेंकती है। ईशा और रोहित की मस्ती जैसे पूरे शिमला को पता थी और रोहित का आना ईशा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुबह के 10 बज चुके थे। रोहित कैफे कॉन्टेस्ट में सर्व कर रहा था और लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। जानती थी ईशा, जहाँ रोहित वहाँ मस्ती। रोहित के रहते कोई उदास हो ही नहीं सकता। और किसी गाने की धुन पर रोहित बस नाचता जा रहा था, फिसलता जा रहा था और लोगों को चाय कॉफी सर्व करता जा रहा था। ये करते करते दोपहर के 4 बज गए। बारिश के बाद की ठंडी हवा, भीतर सर्द सन्नाटा, लकड़ी की कुर्सियां, दीवारों पर हल्की पीली रोशनी, और तभी बारिश के पानी की कुछ बूंदें अपने बाल से टपकाती। रवीना कैफे के दरवाजे को हल्के से खोलने की कोशिश करती है, कुछ सोचती है और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर बाहर से ही वो अपने रूम वापस चली जाती है।
हालांकि उसे आते हुए और न जाते हुए ही ईशा ने देखा था। रवीना हर संभव कोशिश कर रही थी खुद को कमजोर ना होने देने की, ईशा से दूरी बनाने की। उस रात के वाकये के बाद तो ये मुमकिन नहीं था। वो जान चुकी थी कि ईशा उस पर किस तरह असर करने लगी है। उस रात सड़क से ईशा का गायब होना रवीना के अंदर कुछ इस तरह बसा था कि वो उसे उस मोड़ पर ले गया था जहाँ वो किसी के लिए कमजोर हो सकती थी, किसी के लिए वो थम सकती थी। और रवीना ने बहुत सालों की कोशिश की थी किसी को इस हद तक ना अंदर आने देने की जहाँ वो खुद को ही खोने लगे। क्या इतना आसान होगा रवीना के लिए ईशा को इग्नोर करना? और किस दिशा में जाएगी आखिर इस केस की दिशा? जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।